CMA इंटर पेपर नंबर 8 आपका, which is related to कॉस्ट अकाउंटिंग। हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक बातें आप कॉस्टिंग को लेकर अपने फाउंडेशन लेवल के पेपर में भी पढ़ के आए हैं। यहां आपका कंप्लीट कॉस्टिंग पार्ट 100 मार्क्स कवर करेगा। 100 मार्क्स का आपका वेटेज है इस पेपर का, पेपर नंबर 8 विच इज रिलेटेड टू, गुड मॉर्निंग रिद्धि, विच इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिएगा, बिल्कुल पहले हम जरा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है, आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो आपको ये पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट हैं जो आपको उस प्रोडक्ट में लगाने पड़ते हैं। आइएगा, जरा लिखना कुछ नहीं है अभी, आपको जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आपकी एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस, जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं। केवल ध्यान से बस मेरी बातों को सुनेंगे आज आप। फैक्ट्री, देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। सबसे पहले आपको फैक्ट्री में क्या लाना पड़ता है, मटेरियल लाना पड़ता है। आफ्टर दैट इस मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ती है। आपको वर्कर्स चाहिए जो इस मटेरियल से आपके लिए क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। और साथ ही साथ कुछ ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस आपको लगाने पड़ते हैं। बोलिए, क्या मेरी इस बात से सभी सहमत हैं? आपको इस फैक्ट्री प्रेमाइसेस में प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के 3 बेसिक एलिमेंट आपके होते हैं। मटेरियल एलिमेंट, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब मटेरियल तो आ गया, बट मटेरियल को जब आप फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपकी जो लेबर है वो आपको चाहिए जो इस मटेरियल को क्या बना दे, फिनिश्ड गुड्स बना दे। और साथ ही साथ कुछ खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे ताकि वो मटेरियल जो है आपका लेबर की सहायता से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 चैप्टर तो आपके ये हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, which is basically related to 3 basic element of your product cost। मटेरियल की कॉस्ट से रिलेटेड बातें इस चैप्टर में की जाएंगी, लेबर की कॉस्ट से रिलेटेड बातें इस चैप्टर में की जाएंगी, और जो भी आपके ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स को भी आपने पढ़ा है कि इनको हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ ऑफिस से रिलेटेड हैं, और कुछ गुड्स को बेचने यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। तो 3 चैप्टर तो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बन गए, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स।
बाद में हम सिलेबस कंटेंट को जब लिखेंगे तो मैं ये सारी बातें आपको लिखवा दूंगा। चलिएगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ ओवरहेड ऑलरेडी आपको, मैं जब इस चैप्टर में जाऊंगा तो हमने पढ़ा हुआ भी है, आपने फाउंडेशन लेवल में कॉस्ट शीट में, कि एक तो होते हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड, एक होते हैं ऑफिस ओवरहेड, और एक होते हैं सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, हम जब इन चैप्टर्स को लेंगे तो ओवरहेड्स में क्या क्या आता है हम डिटेल में बात करेंगे। लेबर है तो लेबर में हर लेबर को कैसे पेमेंट करते हो, उनको बोनस कब कब देते हो, अगर कोई फॉल्ट अगर कोई लेबर कर देता है तो उससे आप पेनल्टी चार्ज करते हो, ये सब बातें हम लेबर रिलेटेड टॉपिक में पढ़ेंगे। आइएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक बातों पर हम बात करेंगे, देखिएगा। फोर्थ पॉइंट पर जरा मैं बात करता हूं। अब ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी आपके टाइप ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट होते हैं। अच्छा जी, सर ये कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, कॉस्टिंग का बेसिक मतलब होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी वर्क। देखिए, कॉस्ट का मतलब ही यही होता है। कॉस्ट का अगर आप बेसिक मीनिंग निकालोगे तो कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ भी अगर प्रोडक्ट या कोई भी चीज अगर आपको लेनी है तो यू हैव टू इनकर सम एक्सपेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको पढ़ाने की सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। या आप जब एक होटल में जाते हैं सर्विसेज लेने, या आप जब एक स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं सर्विसेज लेने, या आप कहीं भी ट्रेवलिंग करते हैं तो आप बस की सर्विसेज लेते हैं, आप रेलवेज की सर्विसेज लेते हैं। तो बेसिकली जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की भी उनकी एक कॉस्ट लगती है या नहीं लगती है? बताएं। क्या एक रेलवे वाले आपको जो सर्विसेज देंगे, उन सर्विसेज को देने में क्या उन्हें कोई कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है? या मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं, उन सर्विसेज के लिए भी हमें क्या लगानी पड़ती है? कुछ कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो यहां पर अब हम अगर पर्टिकुलर एक एक इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर बनेगा। सर्विसेज को लेकर के हमारा चैप्टर बनता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग यानी इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एंटिटीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी कॉस्ट को कैसे देखा जाता है। हर सर्विस अपने आप में यूनिक होती है, तो जानते हो हर सर्विस पर लगने वाली जो कॉस्ट होगी वो भी अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो सर्विसेज दे रहा हूं उसके लिए मुझे जो कॉस्ट लगानी पड़ी, और हॉस्पिटल आपको जो सर्विसेज दे रहा है उसकी सर्विसेज में जो कॉस्ट लगेंगी वो अलग होगी। क्या ऐसा होगा, आप मेरे यहां पर पढ़ने आए
और मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल्स की तरह से बेड लगा रखे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखे हैं कि आओ भाई आओ, सीए इंटर में आपका, सीएमए इंटर में आपका आगमन हुआ है, हो सकता है हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ जाए। क्या बताइए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर, एक्सरे मशीन, क्या मुझे इन फैसिलिटीज की जरूरत होगी अपनी सर्विसेज देने में? नो सर। नहीं होगी। लेकिन एक हॉस्पिटल को जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। तो आप समझ रहे हैं, मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मेरा कुछ अलग पार्ट ऑफ कॉस्ट होगी, और हॉस्पिटल की अलग होगी, सिनेमा हॉल की अलग होगी, स्कूल कॉलेजेस की अलग होगी। तो यहां हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि जितनी भी एंटिटीज जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न हैं, वो अपनी सर्विसेज को देने के लिए अपनी कॉस्ट को कैसे ढूंढती हैं। आई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिएगा, वन मोर टाइप ऑफ कॉस्टिंग विच इज रिलेटेड टू अ कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये बिल्डिंग बनवाई, है ना, ये मान लीजिए मैं हूं, ए। अब मैंने इस बिल्डिंग को बनाने का काम किया, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, और ये सेकंड फ्लोर। बताइए, क्या मैंने इस बिल्डिंग को बनाने में कॉस्ट इनकर्ड की होंगी या नहीं की होंगी? बिल्कुल की होंगी। अब जब मैं इस बिल्डिंग को बना चुका हूं, ध्यान से सुनना, तो मैं इस बिल्डिंग के ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर को अगर सेल आउट करना चाहता हूं, अगर मैं इसे रेंट पर देना चाहता हूं, तो क्या आपको ये लगता है कि पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस कंस्ट्रक्शन को करने में मेरा खर्चा कितना हुआ था? मैं उसी हिसाब से अपने हर फ्लैट की क्या निकाल पाऊंगा? रेट निकाल पाऊंगा। तो यहां पर जहां पर भी मैं किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहा हूं, उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं, इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भैया एक बिल्डिंग बनानी है, सामने वाला मुझे उसकी प्राइस देगा, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में मेरा क्या क्या खर्चा हुआ, इसका पता लगाने के लिए मुझे जो कॉस्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मैंने एक ब्रिज बनाया, मैंने रोड बनाई, मैंने डैम बनाए, तो जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वो तरीका ये चैप्टर हमें सिखाता है। कैसे मैं अपनी उसकी कॉस्ट को ढूंढूंगा, कैसे मैं अपना प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा, ये सारी बातें आप किसमें सीखोगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीखने वाले हो। जॉब कॉस्टिंग देखिएगा, जॉब वर्क भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। आइएगा, पहले जरा अपन जॉब वर्क पर बात करते हैं। तारक मेहता आप लोग देखते हो? देखते हो? तारक मेहता में एक कैरेक्टर है माधवी भिड़े, वो क्या करती है बताओ? माधवी का बिजनेस क्या है? सर अचार पापड़। अचार पापड़। जानते हो, उसे ऑर्डर मिलता है, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए,
वो उस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अचार और पापड़ बनाती है और देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। काम तो वो भी बनाने का ही कर रही है, काम तो यहां पर मैं भी बिल्डिंग को बनाने का ही कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग बनाई तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगा, और जब माधवी ने अचार पापड़ बनाया तो जॉब कॉस्टिंग लगा। बताइए, दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहां हम बात कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। ऐसा क्यों? देखिएगा, एक सिंपल से बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जॉब कॉस्टिंग बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है जहां पर आप, यानी जॉब को परफॉर्म करने वाला अपने प्रेमाइसेस में वर्क को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ले जाकर कस्टमर को हैंडेड ओवर कर देगा, उसे कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग। वापस से सुनना, इन जॉब कॉस्टिंग जॉब वर्क करने वाला, यानी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है या ऑर्डर मिला है, वो अपने प्रीमाइसेस पर वर्क को पूरा करेगा और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो ले जाकर हैंडओवर कर दिया जाएगा कस्टमर को। तो उस कॉस्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। बोलिए, बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट और जॉब दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर भी दो अलग अलग कॉस्टिंग पढ़ने वाले हो आप। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग एक टॉपिक होगा, जॉब कॉस्टिंग अलग टॉपिक होगा। बेसिकली जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो एक बेसिक फर्क है वो मैं आपको बता रहा हूं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होगा, वर्क को एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन, यानी जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो क्लाइंट की साइट पर जाएगा और वहां जाकर अपने वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। जॉब कॉस्टिंग में अपने यहां पर अपने प्रेमाइसेस में वर्क एग्जीक्यूट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट को हैंडओवर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप अपने प्रेमाइसेस में काम नहीं कर सकते हो, आपको क्लाइंट की साइट पर जाना पड़ेगा और साइट पर जाकर वहां पर वर्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो उसे आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बोलिए, बात समझ आई? कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट है, बट यहां पर और यहां पर जो एक बेसिक डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप क्लाइंट के यहां पर जाओगे और वर्क परफॉर्म करोगे, जॉब कॉस्टिंग में आप अपने यहां वर्क परफॉर्म करोगे और फाइनल प्रोडक्ट ले जाकर क्लाइंट को हैंडओवर कर दोगे। तो इन दोनों की कॉस्टिंग को हम निकालना सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हमारे कोर्स में है, जॉब कॉस्टिंग भी हमारे कोर्स में है। बताइए मुझे, क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? बोलिए, रिया, साविका, हार्दिक, ईशा। यस सर। देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पेपर नंबर 8 सबसे स्कोरिंग पेपर है। 70 to 80 मार्क्स आते हैं, लेकिन आपको हर चैप्टर को यहां पर बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल चैप्टर आसान है, कहीं चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चैप्टर अपना एक स्पेसिफिक वे होगा कि भैया सर्विस कॉस्टिंग बिल्कुल सेपरेट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बिल्कुल सेपरेट, जॉब कॉस्टिंग, बस यू हैव टू वर्क हार्ड, नथिंग एल्स। आइएगा और आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखिएगा, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सीधे फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, यानी आपको उन्हें फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए
कई सारी स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है, उनको कई बार प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर वो एक फाइनल प्रोडक्ट का रूप लेते हैं। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट जो कि अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले कई सारे प्रोसेस या स्टेज से होकर गुजरते हैं, उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने का तरीका है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मेथड उन्हीं इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है जिन इंडस्ट्री में आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको कई स्टेजेस पर वर्क करना पड़ता है। जब उन स्टेजेस को आप कंप्लीट करोगे तो ही आपका क्या तैयार होगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसेस कॉस्टिंग चाहिए। बताइए, क्लियर? बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है आपका उस इंडस्ट्री की कॉस्ट को निकालने का जहां पर काम प्रोसेस में होता है। सर्विस कॉस्टिंग, जो इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बिग टाइप ऑफ जॉब वर्क वेयर वर्क इज एग्जीक्यूटेड एट द साइट ऑफ द क्लाइंट। जॉब कॉस्टिंग, स्मॉल जॉब वर्क या स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर वर्क आप अपने प्रेमाइसेस में एग्जीक्यूट करोगे एंड देन फाइनल प्रोडक्ट इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन वेरियस स्टेजेस। ऐसे प्रोडक्ट जो कि कई स्टेजेस से होकर आगे बढ़ेंगे, वहां पर जब आप कॉस्टिंग यूज करोगे तो उस कॉस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, देखिएगा जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। जॉइंट का मतलब समझते हो, एक से ज्यादा। यानी मैंने यहां पर कुछ इनपुट किया, इनपुट मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस चालू किया और मैंने, नहीं, मल्टीपल कॉस्टिंग अलग चीज है। इनपुट मैंने लगाया और जब मैंने इस पर काम करना चालू किया तो मुझे ये पता लगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट इस कॉमन इनपुट से आए। मैंने एक मटेरियल या इनपुट लिया, नहीं, बैच कॉस्टिंग भी अलग चीज है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मिल्क जानते हैं, दूध। मुझे एक बात बताइए, जब मैं मिल्क का यूज करूंगा तो क्या पॉसिबल है कि उस मिल्क से मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता हूं? ये सब मल्टीपर्पस यूजेस है। समझ रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं ऐसे इनपुट की या ऐसे प्रोडक्ट की कि जब उनका यूज करूंगा तो उनसे मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता हूं। उनको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है, एक सिंगल इनपुट से जब मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूं तो उन प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है जॉइंट प्रोडक्ट्स। गन्ना जानते हो? ये सर शुगर केन। हाँ, गन्ने से क्या काम होता है? सर चीनी बनती है, चीनी बनती है, उसका साथ ही जूस साथ, निकाला जाता है। हाँ, अरे, गन्ने से आप जब चीनी बना रहे हो तो एक प्रोडक्ट तो आपका चीनी बन गया, लेकिन उसका कुछ
वो बचता है कि नहीं बचता? क्रैश करोगे जब आप गन्ने को तो उसका भूसा सा बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ। जानते हो उसका यूज दारू बनाने के लिए भी किया जाता है, लिकर प्रोडक्ट्स के लिए। गुड़ बनता है उस चीनी गन्ने से, आप चीनी बनाओ और साथ में वो भी बनाओ। तो आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझो, कोई भी प्रोडक्ट जब आप इनपुट कर रहे हो और उससे आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएं, तो उस कॉस्टिंग को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यानी इस चैप्टर में आप ये सीखोगे, सिंगल इनपुट से जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेते हो तो उनकी कॉस्ट को कैसे, रीजन क्या है? आपने जब मिल्क लगाया तो मिल्क तो एक सिंगल प्रोडक्ट था, लेकिन अब मिल्क से आपके पास क्या क्या बना? आपके पास पनीर भी बना चीज। और चीज भी बनी मान लो। तो अब खर्चा तो पनीर का निकालना है और चीज का निकालना है, क्योंकि मार्केट में तो ये बिक रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको बनाने का इनपुट तो सिंगल था, तो ये कैसे पता लगाऊं कि भैया पनीर में कितनी कॉस्ट लगी और चीज में कितनी कॉस्ट लगी? ये सिखाएगा आपको ये चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यानी जॉइंट प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करवाएगा जिनका कॉमन मटेरियल होगा, जिनका इनपुट कॉमन होगा। उनकी कॉस्ट को निकालने के लिए आप इस चैप्टर को काम में लेते हो। बोलिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताइए। देखिए, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, इंटर लेवल पर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लास। आपको ये टॉपिक समझ आएंगे इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको दो काम करने होंगे। एक, रेगुलर स्टडी। मैं आपको जितनी बातें समझाऊंगा आपको वो उसी दिन घर पे कवर अप करनी है, ताकि आपका जब नेक्स्ट क्लास हो तो आपको वो चीजें सारी रिकॉल रहें। और दूसरा, पार्टिसिपेशन इन क्लास। आप जितने डाउट, जितनी क्वेरीज उठाओगे, जितनी बातों पर डिस्कशन करोगे, वो चीजें आपको यहीं लर्न हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, फाउंडेशन लेवल आपका ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड। यहां पर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। अभी मैं आपके पास आगे चलूंगा, पेपर पैटर्न क्या होगा आपका, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही इनिशियल लेवल से तैयारी उसी वे में चलानी पड़ेगी। चलिएगा, तो हमारे पास ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। बैच कॉस्टिंग, देखिएगा, ये वो कॉस्टिंग है जो बताती है कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल यूनिट में नहीं बनते। जो प्रोडक्ट बैचेस में बनाए जाते हैं, बैचेस मतलब लॉट्स में बनाए जाते हैं, उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। यानी बैच कॉस्टिंग बेसिकली क्या बताती है? बैच कॉस्टिंग ये बताएगी कि भैया उन प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालोगे जिनको आप एक लॉट में बनाते हो। भाई जैसे 1000 का लॉट बन रहा है, अब खर्चा तो एक साथ लग गया, लेकिन यूनिट बनी 1000। तो आपको बैच कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। 9 चैप्टर हो गए देखो आपके। चैप्टर 1 मटेरियल, चैप्टर 2 लेबर, चैप्टर 3 ओवरहेड, चैप्टर 4 सर्विस कॉस्टिंग, चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चैप्टर 6 जॉब कॉस्टिंग, चैप्टर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग, चैप्टर 8 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट या इसमें एक और आता है बाय, वो बाद में बात करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 बैच कॉस्टिंग। आइए सर, क्या और भी चैप्टर हैं? बिल्कुल है, अभी तो शुरुआत है चैप्टरों की। 10th, 11th और 12th, ये जो 3 चैप्टर हैं हमारे,
ये बेसिकली टेक्निक ऑफ कॉस्ट को बताते हैं। दीज आर कॉल्ड मेथड ऑफ कॉस्ट। 4 से लेकर 9 तक आपने जो लिखा ये सारे कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ द कॉस्टिंग। पहले मैं नाम लिखता हूं। बजट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ जी बिल्कुल, और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये 3 जो हैं हमारे टॉपिक, ये 3 हमारी टेक्निक्स होती हैं। देखिएगा, बजट्स, बजट का नाम आप सभी लोगों ने बचपन से सुना हुआ है। बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। आप कई बार फरवरी के महीने में जब अपनी टीवी ऑन करते हैं तो आपको आता है कि भैया बजट अनाउंस होने वाला है, अखबारों में न्यूज आती है। बजट बेसिकली द फोरकास्टिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट पीरियड की कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए बजट बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर वो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी बजट बनाने पड़ेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में लगे हुए हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी आपको बजट बनाने पड़ते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो भी आपको बजट्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस आप अपनी किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बजट बनाना सिखाऊंगा, यानी हम कैसे अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी फोरकास्टिंग को पहले से ही क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं और क्या कौन सा बजट किस तरह की बात को रिफ्लेक्ट करता है, ये सारा आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। कई तरह के बजट्स हम यहां पर बनाना सीखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखिएगा, देखो क्या होता है। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल। कोई बता सकता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्या होता है? सर स्टैंडर्ड जो मैंने प्री डिटरमाइन कर लिया हो। वेरी गुड, प्री डिटरमिन। और एक्चुअल का मतलब प्रेजेंट रिजल्ट हमने परफॉर्मेंस। ऑब्टेन किया हाँ। उस काम का। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में कुछ सोचते हो और फिर उस काम को एक्चुअली परफॉर्म करते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि देयर मे बी सम पॉसिबिलिटीज कि आपने जो सोचा था आपका एक्चुअल रिजल्ट उससे डिफर हो गया? यस सर, डेविएशंस। डेविएशंस, क्या आप मानते हो ऐसा होता है? आपने जो सोचा था वो तो आपकी सोच थी जो पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी, और जब आपने उस काम को एक्चुअली में करना चालू किया तो आपने ये पाया कि हमारी जो प्री डिटरमिन बातें थी और हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट हैं उनमें कुछ वेरिएशंस या डेविएशंस आ गए। इन वेरिएशंस को जानना ताकि आप फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना सको। भाई आज वेरिएशन आ गया, क्या आप ये नहीं चाहोगे कि ये वेरिएशन अगली बार ना आए? आप समझ रहे हो मेरी बात को? जानते हो, जब भी आप किसी काम को करते हो और अगर उस काम में वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है तो आप अच्छे पर्सन नहीं हो, सोच अच्छी नहीं है। तो बेसिकली आपने जो सोचा था
और आपने जो पाया, इनके बीच में जो डेविएशन आया, उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं विच इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज ओनली अ टेक्निक. ये एक टेक्निक है जो बताती है कि आपने जो सोचा था और आपने जो पाया, इसके बीच में आपका ये जो गैप आ गया, इन गैप के आने का रीजन क्या है, क्यों आया भाई, ऐसी क्या गलतियां आपसे हुई जिससे आपके इन दोनों चीजों के बीच में गैप आ गया, ताकि आप उनको करेक्ट कर सको और अगली बार वो गैप ना आए. तो इस बात को सीखने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है. यहां हम ये सीखेंगे कि आपने जो सोचा था और आपने जो एक्चुअल रिजल्ट पाया, उसके बीच में क्या. बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये गैप पता लगा पाओगे तभी उस कॉस्ट पर कंट्रोल कर पाओगे. बिल्कुल ठीक है. कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन करने की टेक्निक है ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जब तक आपको रीजन ही पता नहीं लगेंगे तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते हो. मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है. ये जो चैप्टर है ये बताता है कि जब आप अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेना चाहते हो या कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना चाहते हो, तो आपको वो डिसीजन इस टेक्निक के द्वारा लेने होते हैं. बचपन में आपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. अभी आपका वो बचपन खत्म ही हुआ है जस्ट. पढ़ा है इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट. यस सर. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल. एक एडिशनल यूनिट को बनाने पर जो कॉस्ट आपकी लगती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन तो यहां पर भी वही रहेगी, लेकिन उस मार्जिनल कॉस्ट को मैं अपने बिजनेस डिसीजन में अप्लाई कैसे करूंगा, ये बात आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो. उस मार्जिनल कॉस्ट को मैं अपने बिजनेस प्रोसेस में कैसे अप्लाई करूंगा, इस बात को आप किस चैप्टर में सीखोगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखोगे. बताइए, यहां तक बातें समझ आई? हम सारे चैप्टरों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी मैं आपको सिर्फ आपका टॉपिक कंटेंट बता रहा हूं, हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है. इसके अलावा भी आपके पास कुछ और बातें हैं जो आपके सिलेबस में कवर होंगी. कुछ और टॉपिक भी हैं, जैसे एक टॉपिक आता है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स को रिकंसाइल करना. देखिए, जब आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो यानी ट्रेडिंग P&L, तो वो जो रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है वो आपका फाइनेंशियल रिजल्ट होता है. जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्ट शीट भी आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ी हुई है, तो जब मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं तो उससे मुझे अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का डेटा पता लगता है. देयर मे बी सम डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. जैसे आप बचपन में बैंक रिकंसिलेशन पढ़ते थे ना, पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ जाना, उसी तरह से यहां एक चैप्टर पढ़ोगे, फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक्स में डेविएशन आ जाना. क्यों उनमें डिफरेंसेस आया, उसके क्या रीजन रहे, और उन रीजंस को ढूंढकर उनके बीच में क्या बनाना, रिकंसिलेशन बनाना. बिल्कुल आसान चैप्टर है, जस्ट लाइक बैंक रिकंसिलेशन. कि बैंक रिकंसिलेशन में आप कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते थे, यहां पर मैं कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करूंगा और ये पता लगाऊंगा कि इन दोनों के बीच में वेरिएशन क्यों आया, और जो वेरिएशन के रीजन पता लगेंगे उससे मैं उनके बैलेंसेस को क्या करूंगा, रिकंसाइल करूंगा. तो वो भी आपका एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा रिकंसिलेशन. तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे पास करीबन 15 चैप्टर्स हमारे पास यहां पर हैं इस सब्जेक्ट में.
वी नीड अ सेपरेट कॉपी फॉर दिस सब्जेक्ट। प्रॉपरली फ्रॉम द बिगिनिंग हम अपने चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करेंगे, हमें वहीं से अपने एक एक चैप्टर को समझना है और उसको पूरा कंप्लीटली करना है। मैं कल लिखवाऊंगा सारे 15 नाम, 13, 14, 15। 13 रिकंसिलेशन है जो अभी मैंने आपको बताया। 14th आपका एक और चैप्टर आता है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। वो मैं आपको कल सारे चैप्टर नाम लिखवाऊंगा एंड देन हम एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक सिर्फ मुझे आपसे हेल्प चाहिए होगी। आप लोग, मैं आपके जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा इनिशियली बेस्ड ऑन द फाउंडेशन। फाउंडेशन लेवल पर आपने अकाउंट्स में एक फॉर्मेट बनाना सीखा होगा कॉस्ट शीट का। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार आप उस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को वापस पढ़ लेना, ताकि मैं वहीं से आपको लिंक करूंगा कि भैया किस तरह से हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। ताकि आपको पहले में कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट शीट के बेस पर क्या चैप्टर होंगे आपके, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर हम धीरे धीरे एक एक कॉस्टिंग पर आते जाएंगे। तो आपका आज का वर्क केवल इतना ही है, आज और कल का, कि आपको एक बार अपने फाउंडेशन के नोट्स उठाने हैं और उसमें से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पढ़ना है। हालांकि मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, बट आपके पास अगर बना हुआ हो तो आप एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरूर पढ़ लेंगे आप। कल मैं आपको ये सारे चैप्टर लिखवाऊंगा एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अवर सब्जेक्ट, कि हम अपना प्रॉपर तरीके से एक एक उसको स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको पहले पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट आपका क्या पेपर पैटर्न चल रहा है और उसको करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम कल की अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही लेंगे अपन। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, और अपना पेपर पैटर्न समझेंगे कि अगर ऑनलाइन पेपर पैटर्न है तो क्या रहेगा, ऑफलाइन हो जाता है कल को अगर, तो क्या पेपर पैटर्न रहेगा। सर ये पेपर 4 फाउंडेशन के बाद से पेपर 5 हाँ जी, चालू होती है पेपर क्या 5 से रिपोर्ट? चालू होते हैं आपके। जो टोटल पेपर होते हैं वो 20 पेपर है पूरे सीएमए में। 4 आप लोग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, 5 से लेकर 12 तक के पेपर आप इंटर लेवल पर पढ़ते हैं, और 13 से लेकर 20 नंबर तक के पेपर आप फाइनल लेवल पर पढ़ते हैं। तो इसलिए ये कंटिन्यूएशन में पेपर नंबर चलते हैं आपके। तो इसमें आपका जो कॉस्टिंग का पेपर है वो पेपर नंबर 8 में आता है। ठीक है, ओके, चलिएगा, कल हम इसको और अच्छे से डिस्कस थैंक करेंगे पेपर पैटर्न। ओके, ओह मीटिंग एंड कर दी मैंने शायद, नहीं।